Indian fiscal system. It refers to the management of revenue and capital expenditure financed by the state. यानी जो हमारा स्टेट है, राज्य है, उसका जो रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर का हमारा जो होता है इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी लाइबिलिटी पे, और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसका हमारी लाइबिलिटी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता. Hence, the fiscal system includes budgetary activities of the government, that is revenue raising, borrowing and spending activities. तो इसका बहुत इफेक्ट पड़ेगा एक कंट्री की इकोनॉमी पे. तो फिस्कल पॉलिसी है. फिस्कल पॉलिसी रिफर्स टू द यूज ऑफ टैक्सेशन, public expenditure and the management of public debt in order to achieve certain specific objectives. Indian fiscal system includes or refer to the management of revenue sources and expenditure of the central and state government, public debt, deficit financing, budget and tax structure, etc. Sources of revenue for the center. What are the sources for center? The revenue of the central government consists of the following elements. टैक्स रेवेन्यू, जो टैक्स से हमें राजस्व प्राप्त होता है सरकार को. नॉन टैक्स रेवेन्यूज़, टैक्स रेवेन्यू के अंतर्गत आएगा हमारा 3 सोर्सेस है. टैक्स ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे जो टैक्स लगता है वो. टैक्स ऑन प्रॉपर्टी एंड कैपिटल ट्रांजैक्शन. टैक्स ऑन कमोडिटीज़ एंड सर्विसेज. नॉन टैक्स में हमारा आएगा करेंसी, कोइनेज एंड मिंट, इंटरेस्ट रिसिप्ट एंड डिविडेंड्स एंड अदर नॉन टैक्स रेवेन्यू. तो टैक्स रेवेन्यू में आएगा हमारा कैपिटल गेन पे आ जाएगा एक टैक्स, एक इनकम टैक्स आ जाएगा, एक सर्विस और कमोडिटी पे लगता है जीएसटी टाइप के टैक्स है वो आ जाते हैं हमारे टैक्सेस के अंदर. इन और नॉन टैक्स में आता है हमारा करेंसी, कोइनेज एंड मिंट, इंटरेस्ट जो पे करते हैं हम वो, और जो डिविडेंड्स होते हैं, लाभांश होते हैं वो आते हैं. और स्टेट का रेवेन्यू के क्या सोर्स है, तो इसमें आएगा स्टेट टैक्स रेवेन्यू, शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस, इनकम फ्रॉम सोशल, कमर्शियल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज, प्रॉफिट ऑफ स्टेट रन एंटरप्राइजेस. State tax revenue includes, among others, land revenue, stamp registration, state duty, etc. Expenditure of the center. The central government makes expenditure broadly under 2 heads: plan expenditure and non-plan expenditure. Under plan expenditure comes outlay for agriculture, rural development, irrigation and flood control, energy, industry, minerals, transport, communication, science and technology, environment, economic services, etc. The major non-plan expenditure are interest payments, defense, subsidies, जनरल एक्टिविटीज़. तो दीज आर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर. सब्सिडीज़ भी आएगा हमारा नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में, एंड डिफेंस भी आएगा नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में. एक्सपेंडिचर ऑफ स्टेट. Like the union government, the state government too have 2 broad heads of the expenditure: non-development expenditure and development expenditure. Public debt of the government of India is of 2 kinds: internal debt and external debt. Internal debt में होगा it comprise loans raised from the open market, कंपनसेशन बॉन्ड, प्राइस बॉन्ड एक्सेट्रा, जो कि ओपन मार्केट से लोन लिए हैं, कंपनसेशन बॉन्ड से लिए हैं या प्राइस बॉन्ड से लिए हैं. ट्रेजरी बिल्स इशूड बाय द आरबीआई एंड कमर्शियल बैंक्स. तो दीज आर इंटरनल डेट. एक्सटर्नल डेट, इट कंसिस्ट ऑफ लोन्स टेकन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, IMF, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, and industrial countries like USA, Japan, etc. Deficit financing is a fiscal tool in the hands of the government to bridge the gap between revenue receipt and revenue expenditure. तो ऐसे हम डेफिसिट की फाइनेंसिंग कर देते हैं ताकि हमारा जो खर्चा और जो हमारी प्राप्ति है उनके बीच का जो डिफरेंस है उसको हम भर सकें और हमारा जो इकोनॉमी है वो चल सके, सस्टेन हो सके. डेफिसिट. इन ए बजट स्टेटमेंट देयर आर मेंशन ऑफ 4 टाइप ऑफ डेफिसिट. इन पे क्वेश्चन आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको डेफिसिट को अच्छे से पढ़िए. रेवेन्यू डेफिसिट, बजट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट. रेवेन्यू डेफिसिट मतलब क्या होता है, तो रिफर्स टू द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट. जितनी रेवेन्यू की प्राप्ति हुई है हमें, जितना रेवेन्यू रिसिप्ट हुआ है
रेवेन्यू की बात है, इसमें कैपिटल वाले की बात नहीं है। हमारे दो टाइप के एक्सपेंडिचर होता है सरकार का, एक तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, रेवेन्यू की प्राप्ति होती है एक तो, रेवेन्यू जो खर्च करता है वो, और एक होता है कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कैपिटल जो यानी कैपिटल आप ये समझ सकते हैं, जो कैपिटल रिसिप्ट या एक्सपेंडिचर होगा वो होगा हमारा जो हमारी लायबिलिटी, गवर्नमेंट है उसकी लायबिलिटी में चेंज कर देगा। और जो रेवेन्यू रिसिप्ट है, जैसे कि हमें टैक्स की प्राप्ति हुई तो वो सरकार की जो उत्तरदायित्व है उसकी लायबिलिटी है उसमें कोई चेंजेस नहीं करेगा। वही अगर हम किसी से लोन लेंगे या हमें ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा तो वो हमारा लायबिलिटी बढ़ाएगा, तो वह कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमारा आ जाएगा, ये कैपिटल रिसिप्ट में आ जाएगा अगर हमने लिया है लोन तो। In fact, it reflects one crucial fact: what is the government borrowing for? क्यों ले रहा है? As an individual, if you are borrowing to pay the house rent, then you are in situation of revenue deficit. While you are borrowing and spending, you are not creating any durable asset. This implies, यानी आपने स्पेंड कर लिया, लेके उधार लेके स्पेंड कर लिया, अब आपने कोई एसेट नहीं बनाया है जो आपको उसका क्या मिले, प्रॉफिट मिले या आपको उससे कुछ लाभ मिले, तो वो तो मिलने वाला नहीं है, तो आप पे एक तरीके का बोझ टाइप हो गया ना। तो दिस इम्प्लाइज दैट देयर विल बी ए रीपेमेंट ऑब्लाइजेशन, ये तो है ही समटाइम्स इन द फ्यूचर, एंड एट द सेम टाइम देयर इज़ नो एसेट क्रिएशन या इन्वेस्टमेंट भी नहीं हुआ है। तो रेवेन्यू डेफिसिट होगा टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर प्लस प्लान एक्सपेंडिचर माइनस नेट टैक्स रेवेन्यू प्लस नॉन टैक्स रेवेन्यू। इस तरह से भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, जो हमारा नॉन प्लान एक्सपेंडिचर प्लस प्लान एक्सपेंडिचर में से माइनस कर दो नेट टैक्स रेवेन्यू प्लस नॉन टैक्स रेवेन्यू। बजट डेफिसिट मीन्स टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, refers to the excess of total expenditure over total receipt. Here total receipt include current revenue and net internal and external capital receipt of the government. इसे बोल सकते हैं नॉन प्लान एक्सपेंडिचर प्लस प्लान एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट। फिस्कल डेफिसिट में क्या होएगा, इसमें रेवेन्यू रिसिप्ट है, इसमें नेट टैक्स रेवेन्यू प्लस नॉन टैक्स रेवेन्यू से हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट दो तरीके के थे ना, रेवेन्यू एक तो टैक्स से मिल रहा था, एक नॉन टैक्स से मिल रहा था, वो प्लस कैपिटल रिसिप्ट ऑन दी रिकवरीज ऑफ लोन्स एंड अदर रिसिप्ट माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। तो ये हमारा फिजिकल डेफिसिट। तो इनमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन हमें सबसे ज़्यादा होता है प्राइमरी डेफिसिट और जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है इसमें। तो इसमें तो क्या डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द वन हैंड एंड ऑन द अदर हैंड रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस ऑल दोज कैपिटल रिसिप्ट मीन्स फिजिकल डेफिसिट है रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट माइनस क्या कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। This was the formula for fiscal deficit, which are not in the form of borrowing but which in the end accrue to the government. प्राइमरी डेफिसिट होता है रेवेन्यू डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। रेवेन्यू डेफिसिट हमने देखा था, रेवेन्यू डेफिसिट जो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट था, इनमें से आप अपनी उधारी को माइनस कर दो बोरोइंग को, तो आपका प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा। रिफर्स टू द फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। इन अदर वर्ड्स इस पॉइंट हाउ मच द गवर्नमेंट इज बोरोइंग टू पे द एक्सपेंसेस अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट्स। Also is underscore another key fact how much the government is aiding to the future burden in term of repayment on the basis of past and present policy। बिकॉज जो रेवेन्यू डेफिसिट है और रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर होता है उससे तो कुछ कैपिटल गेन होगा नहीं, तो उस वजह से ये प्राइमरी डेफिसिट दिखाता है इसके बारे में, और रेवेन्यू डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट माइनस करने के बाद हमारा प्राइमरी डेफिसिट आता है। तो इट वॉज डिफरेंट फ्रॉम द फिजिकल डेफिसिट। Budget. The budget of the Government of India for any year gives a complete picture of the estimate receipts and expenditure of the government for that year on the basis of budget figure of the two previous years.
एवरी बजट फॉर इंस्टेंस गिव्स 3 सेट्स ऑफ फिगर। कौन सा फिगर देता है? एक्चुअल फिगर ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर, जो ईयर बीत गया जिसका पहले हमने बजट बनाया था, तो उसके एक्चुअल फिगर तो आ चुके होंगे, तो वो बताता है ये। बजट एंड रिवाइज्ड फिगर फॉर द करंट ईयर, जो करंट ईयर चल रहा है उसके लिए बजट देते हैं और उसका रिवाइज्ड फिगर देता है। बजट एस्टिमेट्स फॉर द फॉलोइंग ईयर, जो आने वाला ईयर है उसके लिए भी हम कहते हैं बजट का एस्टिमेट देते हैं। द कोर ऑफ द बजट इज कॉल्ड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दिस इज द मेन बजट डॉक्यूमेंट अंडर आर्टिकल 112 of the Constitution. A statement of estimated receipts and expenditure of the Government of India has to be laid before the Parliament in respect of every financial year or fiscal year, running for April 1 to March 31. While under Article 202 of the Constitution, a statement of estimated receipt and expenditure of the state government has to be laid before the House of the State Legislature concerned। यानी जो हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका 112 के तहत बजट पारित होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका 202 के तहत बजट पारित होता है। आर्टिकल है ये कॉन्स्टिट्यूशन। द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोज़ द रिसिप्ट्स। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बजट वर्ड का मेंशन नहीं किया गया है, नॉट मेंशन। और क्या मेंशन किया गया है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इस नेम से इसे मेंशन किया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण। तो शोज़ द रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ गवर्नमेंट अंडर 3 पार्ट्स इन विच गवर्नमेंट अकाउंट्स आर केप्ट। कंसोलिडेटेड फंड, कंटीजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। All revenues received by government, loans raised by it, and also its receipt from recoveries of loans granted by it from the consolidated fund. All expenditure of government is incurred from the consolidated fund, and no amount can be withdrawn from the fund without authorization from पार्लियामेंट। जो हमारा जो कंसोलिडेट फंड है उससे खर्च करने के लिए हमें क्या चाहिए? पार्लियामेंट की सहमति चाहिए या पार्लियामेंट की मंजूरी चाहिए, उसका ऑथराइजेशन चाहिए हमें। Occasions may arise when government may have to meet urgent unforeseen expenditure pending authorization from parliament. The contingency fund, जब पार्लियामेंट से अभी ऑथराइजेशन नहीं मिला है और हमारे पास क्या आ गया है? अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर, यानी कोई ज़रूरी हमें एक्सपेंडिचर करना है, तो उसके लिए कंटीजेंसी फंड है। इज एन इम्प्रेस्ड प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ द प्रेजिडेंट टू इंक्योर सच एक्सपेंडिचर। तो प्रेजिडेंट द्वारा कॉन्टीजेंसी फंड का यूज किया जा सकता है। कंसोलिडेट फंड जो था पार्लियामेंट, एंड कंटीजेंसी फंड प्रेसिडेंट। Parliamentary approval for such expenditure and for withdrawal of an equivalent amount from the consolidated fund is subsequently obtained, and the amount spent from contingency fund is subsequently recouped to the fund. According to the India 2018, the corpus of the fund authorized by the Parliament present at 500 crore. Besides the normal receipt and expenditure of government which relate to the consolidated fund, certain other transactions enter government accounts in respect of which government act more as a banker. For example, transaction relating to providing provident fund, small saving collection and other deposit etc. The money thus received are kept in the public account. तो पब्लिक अकाउंट में क्या है? जो हमारा प्रोविज़न फंड होता है, स्मॉल सेविंग कलेक्शन होता है, उन सब की जो मनी रिसीव होती है उसको पब्लिक अकाउंट में रखा जाता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करता है? बैंकर की तरह काम करता है। तो आपसे पूछेंगे किस फंड में गवर्नमेंट बैंकर की तरह एक कार्य करता है, तो वो हमारा है पब्लिक अकाउंट। एंड द connected disbursement are also made therefrom. Parliamentary authorization for such payments from the public account is therefore not required. So इसमें क्या है? पब्लिक अकाउंट पे हमें पार्लियामेंट का ऑथराइजेशन नहीं चाहिए, कंसोलिडेट फंड से चाहिए था।
कंटीजेंसी फंड में प्रेसिडेंट का चाहिए था। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन बजट हैज़ टू डिस्टिंग्विश्ड expenditure on revenue account from the other expenditure. Government budget therefore compromises revenue budget and capital budget. The annual budget of the central government provides estimate of receipts and expenditure of the government. The budget consists of two parts, revenue budget and capital budget. Revenue budget are current receipts such as taxation, surplus of public enterprises एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये रेवेन्यू बजट में हमारा अगर टैक्स वाला भी और नॉन टैक्स वाला भी, उनको भी इसमें दिखाएंगे। कैपिटल बजट में ऑल कैपिटल रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर सच एज डोमेस्टिक एंड फॉरेन लोन्स, लोन का रीपेमेंट एंड फॉरेन एड एक्सेट्रा, जो मैंने बताया था फॉरेन एड कैपिटल बजट में आएगी। डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, the estimates of expenditure from the consolidated fund include the annual financial statement and required to be voted by the Lok Sabha are submitted in the form of demands for grants in pursuance of Article 113 of the Constitution. तो डिमांड ऑफ ग्रांट्स किसमें मेंशन है? 113 आर्टिकल में मेंशन है। इसे करते हैं हम जब गवर्नमेंट को कंसोलिडेट फंड से पैसा निकालना होता है, मनी, तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। द डिमांड फॉर ग्रांट्स आर प्रेजेंटेड टू द लोक सभा अलोंग विद द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट पारित होने में भी टाइम लगेगा, तो तब उसके लिए हम डिमांड्स फॉर ग्रांट का यूज करती है गवर्नमेंट, और उसको भी बजट के साथ ही लोकसभा के सामने प्रेजेंट किया जाता है। फाइनेंशियल बिल, at the time of presentation of the annual financial statement before Parliament, a finance bill is also presented in fulfillment of the requirement of Article 110 1A of the Constitution, detailing the imposition, abolition, remission, alteration, or regulation of taxes proposed in the budget. A finance bill is a money bill as defined in Article 110 of the Constitution. It is accompanied by the memorandum explaining the provision including it. मतलब फाइनेंस बिल है जो टैक्स में परिवर्तन को दिखाता है, उसको भी रिप्रेजेंट किया जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमारा बजट होता है उसके साथ ही। और इसके किसके तहत? आर्टिकल 110 1A के तहत इसको किया जाता है। इसमें ये डिटेलिंग होती है हमारी इसकी टैक्स को लेकर, उसके रेगुलेशन, अल्टरेशन, रिमिशन, एबोलिशन को लेकर। क्या है? आफ्टर डिमांड फॉर ग्रांट्स, डिमांड जो हमारे आर्टिकल 113 में थी, अगर वो हो गई, उनके बाद आर वोटेड बाय द लोकसभा पार्लियामेंट अप्रूवल टू द विड्रॉवल फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द अमाउंट सो वोटेड एंड ऑफ द अमाउंट रिक्वायर्ड टू मीट द एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड इज साउट थ्रू द अप्रोप्रिएशन बिल। अप्रोप्रिएशन बिल आएगा डिमांड फॉर ग्रांट्स के बाद, कि जितनी मांग रखी है मनी की किसी खर्च के लिए और जितनी ये देना चाहते हैं उसको लेकर। Under Article 114(3) of the Constitution, no amount can be withdrawn from the consolidated fund without the enactment of such a law by Parliament. So इस किस आर्टिकल में लिखा है कि कंसोलिडेट फंड से क्या है, उतना ही अपन निकाल सकते हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं निकाल सकते। तो लिखा है 114(3) में। In accordance with the Constitution, 18th Amendment Act 2000, which has been given retrospective effect from 1 April 1996, all taxes in the Union list, except the duties and tax referred to in Article 268-269, respective surcharge on taxes and duties referred to in Article 271, and any cess levied for specific purposes under any law made by Parliament shall be levied and collected by the Government of India and shall be distributed between the Union and the state in such manner as may be prescribed by
the President on the recommendation of the Finance Commission. जो फाइनेंस कमीशन है उसके द्वारा सेंटर और स्टेट में कौन से जो हमारा टैक्सेस हैं उनका कैसे बंटवारा होना है उसके बारे में बताया जाता है। और ये हमारा जो था 18 नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था 2000 का, उसमें ये बातें कही गई थी। द मेन सोर्स ऑफ यूनियन टैक्स रेवेन्यू आर कस्टम ड्यूटी, union excise duty and service tax, corporate and income taxes. Non-tax revenue largely comprise interest received, dividend, profit, fines and miscellaneous receipt collected in the exercise of sovereign function, regulatory charges and license fees, user charges for publicly provided goods and services. Now देखेंगे हम public debt. Public debt of India is classified into three categories of union government liabilities into internal debt, external debt and other liabilities. तीन पार्ट में हो गए, internal, external and other. Internal debt for government of India largely consists of fixed tenure and fixed rate government papers, dated securities and treasury bills which are issued through auctions. तो इसमें आएगा हमारा गवर्नमेंट का सिक्योरिटीज़ एंड ट्रेजरी बिल्स के थ्रू जो गवर्नमेंट पैसा मार्केट से उठाती है तो वो इंटरनल डेट में है। दीज इंक्लूड मार्केट लोन्स, डेटेड सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल्स 91 डेज़ का, 182 डेज़ का एंड 364 डेज़ का, एंड 14 डे ट्रेजरी बिल इश्यूड टू स्टेट गवर्नमेंट ओनली। जो 14 डे का होता है ट्रेजरी बिल वो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को इश्यू हो सकता है। अदर जो 91 डे का है, 182 डे का है, 364 डे का ट्रेजरी बिल है वो सभी को पर्सन्स को भी हो सकता है इश्यू। कैश मैनेजमेंट बिल, स्पेशल सिक्योरिटी इश्यूड टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कंपनसेशन एंड अदर बॉन्ड्स, नॉन नेगोशिएबल एंड नॉन इंटरेस्ट बियरिंग यूपी सिक्योरिटीज issued under market stabilization scheme with a view to reduce dependency on physical gold and reduce import. So इनसे हमें गवर्नमेंट को एक्सटर्नल डेट की प्राप्ति होती है। इसमें मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम भी है। एक्सटर्नल डेट रिप्रेजेंट loans received from foreign government and multilateral institutions. The union government does not borrow directly for international capital markets. Its foreign currency borrowing takes place from multilateral agency and bilateral sources and is a part of official development assistance. Other liabilities category not a part of public debt include other interest bearing obligation of the government such as post office saving deposits under small savings schemes, loan raised through post office cash certificates, provident fund and certain other deposit. तो ये अदर लाइबिलिटी में आएगा हमारे पोस्ट ऑफिस से उनकी सेविंग डिपॉजिट है वो स्मॉल सेविंग स्कीम्स है। और ये The Reserve Bank manages the public debt of the central and the state government and also act as a banker to them. Okay. Under the provisions of Reserve Bank of India Act 1934 Section 20 and 21. तो अगर क्वेश्चन आता है कि जो RBI है वो स्टेट और सेंटर का बैंकर की तरह कार्य करता है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में है या फिर नहीं, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ये RBI Act 1934 में है। The Reserve Bank also undertakes similar functions for the state government by agreement with the government of respective state under Section 21A. Reforms in Budget 2017-18. The budget for 2017-18 contained three major reforms. First, the representation of the budget was advanced to 1st February to enable the Parliament to avoid a vote on account and pass a single appropriation bill for 2017-18 before the close of the current financial year. This enabled the ministries and departments
to operationalize all schemes and projects, including the new scheme, right from the commencement of next financial year. So जल्दी हम बजट पेश करेंगे तो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है तब तक अप्रोप्रिएशन बिल भी पास कर पाएंगे और स्कीम को न्यू फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट कर पाएंगे. सेकेंड, द मर्जर ऑफ रेलवे बजट विद द जनरल बजट was a historic step. The colonial practice prevalence since 1924 was discontinued. 1924 से चल रहा था ये अलग अलग बजट पेश होना रेलवे का और बजट का. This decision brought the railways to central stage of government's fiscal policy and facilitated multimodal transport planning between railways, highways, inland waterways. Third, the plan and non-plan classification of expenditure has been done away with. This will give a holistic view of allocations for sectors and ministries and would facilitate optimal allocation of resources.